हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सिंक्रोनस मोटर के बारे में। हिंदी में इसे कहते हैं तुल्यकालिक मोटर। कोई ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, केवल एक ही क्लास में इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। आज की क्लास में ये चैप्टर खत्म कर देंगे। कोई ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, केवल एक ही मोटर के बारे में पढ़ना पड़ता है इस चैप्टर के अंदर, वो होती है सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, इस चैप्टर से एक सवाल आने की पूरे चांस है भाई इस साल। जो अब एग्जाम होगा हरियाणा एलएमएसए का, उस एग्जाम में एक या दो सवाल आने की पूरे चांस है इस चैप्टर से। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, एक ही क्लास से आपका एक नंबर पक्का हो रहा है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर आपने पहले भी पढ़ा है। जब हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको सिंक्रोनस मोटर के बारे में बताया था कि ये ऐसी मोटर होती है जो तुल्यकालिक गति पर चलती है। किस पर? सिंक्रोनस स्पीड पर चलती है। और सिंक्रोनस स्पीड के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़कर आ चुके हैं। किसमें? थ्री फेज इंडक्शन मोटर वाले चैप्टर में सिंक्रोनस स्पीड को अच्छे तरीके से पढ़ा है। ठीक है, सिंक्रोनस मशीन है ना, दो प्रकार की होती है। एक तो सिंक्रोनस, एक तो अल्टरनेटर ही होता है। क्या होता है? मैंने जब आपको अल्टरनेटर पढ़ाया था, जब ही आपको बताया था कि अल्टरनेटर जो है एक सिंक्रोनस मशीन होती है। क्यों? क्योंकि वो भी एक सिंक्रोनस स्पीड पर चलती है। वो कभी कभी जो है सिंक्रोनस स्पीड से ऊपर भी घूमने लगता है अल्टरनेटर उसका। ठीक है ना। और जो अल्टरनेटर की जो स्लिप होती है ना, स्लिप वो ऋणात्मक होती है, यानी कि नेगेटिव होती है। नेगेटिव। ये दोबारा आपको पॉइंट याद करा रहा हूं। वैसे ये पिछली क्लास में मैंने आपको ये बता दिया है कि अल्टरनेटर की स्लिप जो है नेगेटिव होती है। और जो सिंक्रोनस मोटर होती है ना, सिंक्रोनस मोटर की जो स्लिप है, सिंक्रोनस मोटर की जो स्लिप है वो जीरो होती है। कितनी होती है? जीरो। स्लिप होता है क्या है? स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की गति और रोटर के घूमने की गति के बीच के अंतर को ही हम स्लिप कहते हैं। अब जो सिंक्रोनस मोटर है वो स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र के समान गति पर घूमती है, तो इसलिए इसके अंदर स्लिप का मान जीरो होता है। ठीक है। वो जो सिंक्रोनस मोटर होता है ना, सिंक्रोनस मोटर की स्टार्टिंग टॉर्क, जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है, स्टार्टिंग टॉर्क कितना होता है इसका? स्टार्टिंग टॉर्क भी होता है शून्य। स्लिप भी इस मोटर की शून्य होती है और स्टार्टिंग टॉर्क जो है इस मोटर का शून्य होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप सभी को पता है जो सिंक्रोनस मोटर होती है ना, ये डबली एक्साइटेड मोटर होती है। कौन सी? डबली एक्साइटेड। यानी कि इस मोटर को दो सप्लाई की आवश्यकता होती है चलाने के लिए। एक सप्लाई से ये चलती नहीं है, इसलिए जो इसका स्टार्टिंग टॉर्क शून्य होता है। एक सिंगल फेज मोटर हमने पढ़ी थी, सिंगल फेज मोटर का भी जो है स्टार्टिंग टॉर्क शून्य होता है। क्यों? क्योंकि वो भी है जो सिंगल फेज से चल नहीं पाता, क्योंकि वो जो उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो पल्सेटिंग प्रकार का होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रकार का नहीं होता है। इस वजह से उसका भी स्टार्टिंग टॉर्क शून्य होता है। और इसी तरीके से सिंक्रोनस मोटर होती है, इसको भी दो सप्लाई की आवश्यकता होती है चलाने के लिए, इसलिए इसका स्टार्टिंग टॉर्क भी शून्य होता है। और एक बात और इंपॉर्टेंट है, जो सिंक्रोनस मोटर होती है ना, सिंक्रोनस मोटर का बैक ईएमएफ भी जीरो होता है भाई। बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ का मान भी कितना होता है? जीरो होता है, क्योंकि ये सिंक्रोनस स्पीड पर चलती है। ठीक है, क्या क्या ध्यान रखना आपको? सिंक्रोनस मोटर जो है डबली एक्साइटेड मशीन होती है, स्लिप का मान जीरो होता है, स्टार्टिंग टॉर्क भी जीरो होता है और बैक ईएमएफ का मान भी जीरो होता है। ठीक है। और ना एग्जाम में ये सवाल काफी बार आ चुका है कि कौन सी मशीन जो है डबली एक्साइटेड मशीन होती है। कौन सी मशीन डबली एक्साइटेड मशीन होती है? तो याद रखना सिंक्रोनस मोटर डबली एक्साइटेड मशीन होती है। वहां पर ना अगर ऑप्शन में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आ जाए और साथ में सिंक्रोनस मोटर भी आ जाए ना, अगर ऑप्शन में ए और बी दोनों ना दिए गए हो, तो हमेशा आपको सिंक्रोनस मोटर पर ऑप्शन वो करना है। ठीक है ना, चूज करना है। और अगर सिंक्रोनस मोटर ऑप्शन में नहीं है तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पर आपको चूज करना है। ठीक है ना, इसका आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इसके समझते हैं, पहले इसकी संरचना को समझते हैं। देखिए इसका जो क्लासिफिकेशन है ना सिंगल फेज मोटर का, दो प्रकार से होता है। एक तो सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर होती है। कौन कौन सी पढ़ी है हमने सिंगल फेज में? एक पढ़ी है रिलक्टेंस वाली, रिलक्टेंस वाली, और एक पढ़ी है हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस दो मोटर पड़ी थी सिंगल फेज में,
रिलक्टेंस और हिस्टेरिसिस। लेकिन जो ये दोनों मोटर होती है ना, ये सिंगल एक्साइटेड होती है, वो डबल एक्साइटेड मोटर नहीं होती, यानी कि इनको डीसी सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो 3 फेज सिंक्रोनस मोटर होती है ना, इसको हम डबली एक्साइटेड मशीन कहते हैं, क्योंकि इसको 2 सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है चलाने के लिए। ठीक है। और दूसरी सप्लाई क्या है, इसके रोटर को दी जाती है। रोटर पर हम डीसी शंट या डीसी कंपाउंड मोटर के साथ, जनरेटर के साथ सप्लाई दे सकते हैं। ज्यादातर जो हम डीसी शंट का इस्तेमाल करते हैं। जो इसका स्टेटर है, स्टेटर पर हम इसकी आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं, और रोटर जो होता है, रोटर पर हम फील्ड वाइंडिंग स्थापित करते हैं। अब जो इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। देखिए स्ट्रक्चर जो है सिंपल है, 3 चीजों का आपको ध्यान रखना। देखिए स्टेटर, रोटर और एक्साइटर। स्टेटर, रोटर और एक्साइटर, ये 3 इसकी संरचना के मुख्य भाग होते हैं। स्टेटर आप सभी को पता है स्थिर भाग होता है। आर्मेचर वाइंडिंग इसके अंदर की जाती है। कौन सी? आर्मेचर वाइंडिंग इसके अंदर स्थापित की जाती है। सिलिकॉन स्टील और लैमिनेटेड कोर का बनाया जाता है। क्यों? ताकि हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस को कम किया जा सके, इसलिए सिलिकॉन स्टील लैमिनेटेड कोर का इस्तेमाल किया जाता है। आर्मेचर वाइंडिंग इसके अंदर स्थापित की जाती है। 3 फेज सीधा सप्लाई दे दी जाती है 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग को, ठीक है ना, जिससे वो अपना एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। अब जो रोटर है ना, रोटर 2 प्रकार के होते हैं। जो रोटर हमने 3 फेज इंडक्शन मोटर में पढ़े थे, वही जो रोटर है इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सेलिएंट वाला, सेलिएंट पोल। एक होता है सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल पोल, ठीक है ना। देखिए उनकी संरचना समझ लेते हैं। देखिए ये जो वाला जो है, ये सेलिएंट पोल, इसके पोल उभरे हुए रहते हैं। देखिए इसके जो पोल है वो उभरे हुए रहते हैं। लेकिन जो इसके पोल है उभरे हुए नहीं रहते। यहाँ पर खांचे बनाए गए हैं जहां पर आर्मेचर वाइंडिंग को रखी गई है। ये है नॉन सेलिएंट भी कह सकते हैं हम इसे, और सिलेंड्रिकल पोल भी कह सकते हैं इसे। दोनों हम इसे कह सकते हैं, सिलेंड्रिकल और नॉन सेलिएंट। और जो इसके सेलिएंट पोल का इस्तेमाल ना वहां पर किया जाता है जहां पर गति की आवश्यकता कम होती है, जहां पर हमें कम गति की आवश्यकता होती है। जैसे 6 से इसके अंदर 40 पोल बनाए जाते हैं। 6 से 40 पोल। फॉर्मूला क्या होता है? 120 F/P। जितने कम पोल उतनी ज्यादा स्पीड, और जितने ज्यादा पोल उतनी कम स्पीड। अब इसके अंदर आप देखिए, इसके अंदर पोल की संख्या क्या है? ज्यादा है, ज्यादा है। अब आप ना फॉर्मूले में रख के देख लो। अगर ना देखिए 120 गुणा फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? हाँ, भारत में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, उसी का इस्तेमाल किया जाएगा। अब पोल कितने होंगे? अब पोल मान लेते हैं 40 पोल हमने मान लिए। यहां पर स्पीड कितनी बनेगी इसकी? 0 से 0, 4 तिये 12, 5 तिये 15, यानी कि 150 की स्पीड बनी। सॉरी, कितना बन गया? 5 तिये 15, ठीक है ना। यहाँ पर कितना बन गया? 150 की स्पीड बनेगी, 150 आरपीएम की। क्यों? अगर 40 पोल का इस्तेमाल कर लिया ना इसमें मोटर के अंदर, तो कितनी है? 150 आरपीएम की गति पर घूमेगा वो। अब 150 आरपीएम कितनी होती है? ज्यादा तो नहीं होती ना। इसलिए जो सिलेंड्रिकल पोल है उसका इस्तेमाल वहां किया जाता है जहां पर उच्च गति की आवश्यकता होती है। इसमें पोल की संख्या केवल 2 से 4 ही होती है। देखिए जैसे इसमें चित्र में, डायग्राम के अंदर आपको 4 पोल नजर आ रहे हैं। इसलिए इसका उपयोग जो है उच्च स्पीड के लिए किया जाता है। कितना? 1500 से 3000, 1500 से 3000 की गति के लिए। और जो इसका जो इसमें टर्बो में होता है ना, टर्बो अल्टरनेटर होता है, जिसका प्रयोग हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर किया जाता है, वहां पर कम गति की आवश्यकता होती है, इसलिए वहां पर सेलिएंट पोल का इस्तेमाल किया जाता है। सवाल आया हुआ है एग्जाम में पहले कि जो सेलिएंट पोल का इस्तेमाल कौन से अल्टरनेटर के अंदर किया जाता है? हाइड्रो प्रकार के अल्टरनेटर के अंदर किया जाता है, ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर। और जो सिलेंड्रिकल का, यहाँ पर ये जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, जो अल्टरनेटर वहां पर प्रयोग किया जाएगा उसके अंदर हम नॉन सेलिएंट पोल का प्रयोग करते हैं। इसलिए इसी प्रकार से जो सिंक्रोनस मोटर होती है, सिंक्रोनस मोटर के अंदर भी इन दोनों का ही प्रयोग किया जाता है, रोटरों का, ठीक है, इन्हीं मोटरों का प्रयोग किया जाता है। समझ आ गया होगा। और जो ये सिलेंड्रिकल होते हैं ये शोर भी कम करते हैं जब ये चलते हैं। और याद रखना जो इनका व्यास है ना, व्यास तो इनका कम होता है और लंबाई अधिक होती है। किनकी? सिलेंड्रिकल पोल की। किसकी? सिलेंड्रिकल पोल की। इनकी लंबाई अधिक, व्यास कम। और जो ये सेलिएंट पोल वाले हैं इनकी लंबाई कम होती है और व्यास इनका अधिक होता है।
व्यास क्या होता है इनका, अधिक होता है। अब समझते हैं एक्साइटर के बारे में। एक्साइटर एक्साइटर क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, जो सिंक्रोनस मोटर होती है ना वो डबली एक्साइटेड मशीन होती है, ठीक है। और उस एक्साइटर क्या यूज करेंगे हम इसके अंदर, यानी कि इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है उसको एक्साइट करने के लिए, उसको उत्तेजित करने के लिए एक्साइटर का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम डीसी शंट जनरेटर कहते हैं। डीसी शंट जनरेटर या फिर कंपाउंड जनरेटर के द्वारा हम इसके फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट कर सकते हैं। और जो इसके अंदर करंट दी जाती है ना वो स्लिप रिंग की हेल्प से दी जाती है। किसकी हेल्प से, स्लिप रिंग की हेल्प से दी जाती है डीसी सप्लाई, ठीक है ना। ये है इसका एक्साइटर। अब आगे समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनस मोटर। बिल्कुल सिंपल है यार प्रिंसिपल ना, हर एक मैग्नेटिक मोटर का, हर एक मैग्नेटिक जो मशीन होती है उनका जो प्रिंसिपल है वो समान ही होता है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अनुसार, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर यह कार्य करती है। किस पर, फैराडे के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर यह मोटर कार्य करती है। जैसे ही हम इसके स्टेटर में 3 फेज सप्लाई देते हैं वो अपना एक रोटेटिंग प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करते हैं। और जो इसकी फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग को हम डीसी सप्लाई देते हैं। अब फील्ड वाइंडिंग के अंदर जो करंट जा रहा है उसके कारण जो उसके अंदर करंट कंडक्टर रखे गए हैं, कहां पर, रोटर के ऊपर जो फील्ड वाइंडिंग के कंडक्टर रखे गए हैं उनके अंदर करंट जा रहा है, यानी कि इस टाइम वो करंट कैरिंग कंडक्टर बन गए। क्या बन गए, करंट कैरिंग कंडक्टर बन गए। और उसने भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दिया, लेकिन जो वो एक चुंबकीय क्षेत्र होगा ना वो कांस्टेंट प्रकार का होगा। कैसा, कांस्टेंट प्रकार का, यानी कि वो बदलता फ्लक्स नहीं होगा, ठीक है ना, यानी कि जो समय के अनुसार बदले ऐसा फ्लक्स नहीं होगा, नियत फ्लक्स उत्पन्न करता है फील्ड वाइंडिंग, क्योंकि उसके अंदर हमने डीसी सप्लाई दी है ना कि एसी सप्लाई। अब स्टेटर द्वारा दी गई सप्लाई से उसने एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जो घूमता रहता है। अब घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र के बीच में अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो उसके ऊपर उन कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगता है। मान लीजिए ये रोटर है, रोटर के ऊपर फील्ड वाइंडिंग की गई है, इस फील्ड वाइंडिंग के अंदर करंट जा रहा है। अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर एक फोर्स लगेगा, किसके कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण। तो ये क्या है, ये घूमने स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इसकी त्रिज्या, इसके एक टेंजेंट पर एक फोर्स लगता है जिसे हम टॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम टॉर्क कहते हैं। उस टॉर्क के कारण ये रोटर घूमना स्टार्ट कर देता है। और ये किस गति पर घूमना स्टार्ट कर देगा, सिंक्रोनस स्पीड पर घूमना स्टार्ट कर देगा। ये इसका कार्य सिद्धांत है, ठीक है। अब ना इसमें जो मोटर होती है इसकी स्पीड को निकालने के लिए आप सभी को पता है वही फॉर्मूला यूज होगा जो आपको बार बार बताया गया है। कौन सा, देखिए एन एस लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर एन एस जो है सिंक्रोनस स्पीड को दर्शा रहा है। 120 गुणा एफ बटे पी, यही फॉर्मूला हमने अल्टरनेटर में पढ़ा है, यही फॉर्मूला हमने 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर पढ़ा है कि स्पीड को किस तरीके से निकाल सकते हैं। और इससे कौन सी स्पीड निकलती है, सिंक्रोनस स्पीड निकलती है, ठीक है। अब आगे समझते हैं एक्साइटेशन इफेक्ट ऑन सिंक्रोनस मोटर, यानी कि मोटर पर हम जो एक्साइटेशन यानी कि जो उत्तेजना उस पर लगाते हैं उसके हिसाब से जो सिंक्रोनस मोटर किस तरीके से उस पर इफेक्ट पड़ता है, यानी कि सिंक्रोनस मोटर पर ना उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा एक्साइटेशन का, उसको समझ लेते हैं। देखिए जो सिंक्रोनस मोटर होती है ना, सिंक्रोनस मोटर तीनों पावर फैक्टर पर कार्य कर सकती है। तीनों कौन कौन से, यूनिटी पावर फैक्टर पर भी कार्य कर देगी, ये लैगिंग पर भी कार्य करेगी, लैगिंग पावर फैक्टर पर भी, ये लीडिंग पावर फैक्टर पर भी कार्य करती है। ये एक ऐसी मोटर है जो तीनों पावर फैक्टर पर कार्य करती है, यूनिटी पर भी, लैगिंग पर भी और लीडिंग पर भी। लेकिन जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है ना वो केवल लैगिंग पावर फैक्टर पर कार्य करती है। किस पर, लैगिंग पावर फैक्टर पर। लेकिन सिंक्रोनस मोटर तीनों पर कैसे कार्य करती है, क्योंकि इसमें एक्साइट किया जाता है, इसकी फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट किया जाता है। इसमें ना 3 कंडीशन आएंगी, 3 कंडीशन कैसे आएंगी वो समझते हैं। देखिए जब फील्ड वाइंडिंग
जब फील्ड वाइंडिंग का ईएमएफ ज्यादा होगा सप्लाई वोल्टेज से। क्या कहा मैंने? जब फील्ड ईएमएफ का मान सप्लाई वोल्टेज से ज्यादा होगा तो क्या है, यह एक अति उत्तेजित यानी कि ओवर एक्साइटेड मोटर की तरह कार्य करती है। किसकी तरह? ओवर एक्साइटेड मोटर की तरह कार्य करती है, क्योंकि जो इसमें बाहर से जो एक्साइटेशन दी गई है ना वो अधिक होती है। जो बाहर से एक्साइट किया गया है वो बाहर से ज्यादा एक्साइट कर दिया जाता है, इसलिए इसको ओवर एक्साइटेड मोटर कहते हैं। और इस अवस्था में ना जो मोटर है वो लीडिंग पावर फैक्टर के साथ कार्य करती है। किसके साथ? लीडिंग पावर फैक्टर के साथ कार्य करती है मोटर, जब उसे ओवर एक्साइटेड कंडीशन में चलाया जाता है। ठीक है। और इस कंडीशन में जो मोटर के द्वारा रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब नहीं की जाती। रिएक्टिव पावर के बारे में हम एसी थ्योरी वाले चैप्टर में पढ़कर आ चुके हैं। किसके बारे में? रिएक्टिव पावर की। जो इस कंडीशन में ना जब फील्ड ईएमएफ का मान वोल्टेज से ज्यादा होगा उस कंडीशन में ये मोटर रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब नहीं करती, यानी कि उसको अवशोषण नहीं करती है। तो क्या करती है? उसको प्रदान करती है। अवशोषण करने की बजाय ये मोटर उसे प्रदान करती है प्रतिक्रियाशील शक्ति को। इसलिए प्रतिक्रियाशील शक्ति का मान ऋणात्मक होता है या फिर नेगेटिव होता है। किस कंडीशन में? जब फील्ड ईएमएफ का मान सप्लाई वोल्टेज से अधिक होता है तब। समझ आ गया होगा। मोटर जो है ओवर एक्साइटेड की तरह कार्य करती है, लीडिंग पावर फैक्टर से कार्य करेगी, रिएक्टिव पावर का मान नेगेटिव होगा यानी कि ऋणात्मक होगा, और रिएक्टिव पावर को लेने की बजाय बल्कि प्रदान करती है ये। ठीक है। अब इसके अंदर ना दूसरी कंडीशन क्या बनेगी? जब फील्ड ईएमएफ का मान वोल्टेज के बराबर हो जाए। क्या? जब फील्ड ईएमएफ का मान वोल्टेज के बराबर हो जाए। इस कंडीशन में मोटर यूनिटी पावर फैक्टर के साथ कार्य करती है। किसके साथ? यूनिटी पावर फैक्टर के साथ कार्य करती है और सामान्य उत्तेजित मोटर के साथ की तरह कार्य करती है। सामान्य उत्तेजित यानी कि नॉर्मल एक्साइटेशन। सामान्य उत्तेजित यानी कि नॉर्मल एक्साइटेशन की तरह कार्य करती है। इसलिए इस अवस्था को सामान्य उत्तेजित अवस्था भी कहा जाता है। इस कंडीशन में जो मोटर है वो ना तो रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करेगी और ना ही प्रदान करेगी। ना ही तो रिएक्टिव पावर को अवशोषण करती है मोटर और ना ही उसको प्रदान करती है। कब? जब फील्ड ईएमएफ का मान वोल्टेज के बराबर हो जाता है तब। ठीक है। और यूनिटी पावर फैक्टर के साथ कार्य करती है। अब इसमें जो तीसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन वो होती है जब फील्ड ईएमएफ का मान वोल्टेज से कम हो जाए। फील्ड ईएमएफ का मान वोल्टेज से कम हो जाए। इस कंडीशन में जो रिएक्टिव पावर होगी ना भाई, जो रिएक्टिव पावर होगी उसको एब्जॉर्ब करती है मोटर। याद रखना इस बात को। जब फील्ड ईएमएफ का मान वोल्टेज से कम हो जाए तब ये मोटर रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करती है। इस कंडीशन में रिएक्टिव पावर का मान पॉजिटिव में होता है भाई। किसमें? पॉजिटिव में होता है, क्योंकि उसका यूज करती है, एब्जॉर्ब करती है रिएक्टिव पावर। ठीक है। और जब इस कंडीशन में जो मोटर है ना वो लैगिंग पावर फैक्टर के साथ कार्य करती है। किसके साथ? लैगिंग पावर फैक्टर के साथ कार्य करती है। और इस कंडीशन को, इस अवस्था को अल्प उत्तेजित अवस्था कहा जाता है। अल्प उत्तेजित। अल्प उत्तेजित यानी कि अंडर एक्साइटेशन। लो एक्साइटेशन बोलो या फिर अंडर एक्साइटेशन बोलो, उस अवस्था को अंडर एक्साइटेशन अवस्था कहा जाता है जब सप्लाई वोल्टेज का मान ज्यादा हो जाता है फील्ड ईएमएफ से। इतना आपको समझ आ गया होगा। तीन अवस्थाएं होती हैं, तीनों आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। ये थी एक्साइटेशन का प्रभाव एक सिंक्रोनस मोटर के ऊपर। अब आगे ना आपके लिए एक टेबल लेके आए हैं। इस टेबल को आपको हमेशा याद रखना है। देखिए 5 कंडीशन है। यहाँ पर ये अल्टरनेटर की दी हुई है, यहाँ पर ये मोटर की दी हुई है। क्या दी हुई है? आर्मेचर प्रतिक्रिया, यानी कि आर्मेचर रिएक्शन की क्या, आर्मेचर रिएक्शन कैसी होती है, कौन से पावर फैक्टर पर आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव डालती है मोटर और अल्टरनेटर के ऊपर। देखिए अगर लोड है शुद्ध प्रतिरोध, अगर शुद्ध प्रतिरोध लोड है यानी कि
प्योर रजिस्टिव लोड है, तब आप सभी को पता है इकाई पावर फैक्टर के साथ कार्य करता है। कोई भी इक्विपमेंट हो, किसके साथ कार्य करता है? यूनिटी पावर फैक्टर के साथ। अब उस कंडीशन में ना अल्टरनेटर तो क्रॉस मैग्नेटिक, उसमें अल्टरनेटर के अंदर कौन सा प्रभाव आएगा? क्रॉस मैग्नेटाइजेशन का। और मोटर के अंदर भी क्रॉस मैग्नेटाइजिंग का वो आता है, प्रभाव आता है। कब? जब शुद्ध प्रतिरोधी लोड होता है, शुद्ध प्रतिरोधी लोड होता है यानी कि प्योर रजिस्टिव लोड होता है, तब अल्टरनेटर में भी और मोटर के अंदर भी दोनों जगह क्रॉस मैग्नेटाइजेशन का प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब एक शुद्ध प्रेरक लोड होता है ना, प्योर इंडक्टिव सर्किट जब होता है, तब शून्य लैगिंग के साथ कार्य करता है। कोई भी मशीन हो, किसके साथ कार्य करती है? शून्य लैगिंग के साथ कार्य करती है। उस कंडीशन में अल्टरनेटर के अंदर तो डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव आएगा और मोटर के अंदर मैग्नेटाइजिंग प्रभाव आता है। कौन सा प्रभाव आता है? चुंबकीय यानी कि मैग्नेटाइजिंग प्रभाव आता है। और जब प्योर कैपेसिटिव लोड होगा, शुद्ध कैपेसिटर लोड होगा, तो शून्य अग्रगामी के साथ एक मशीन कार्य करती है। उस कंडीशन में जो अल्टरनेटर है वो तो मैग्नेटाइजिंग के साथ कार्य करेगा और मोटर जो है वो डीमैग्नेटाइजिंग की तरह कार्य करेगी, यानी कि डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव डालेगा आर्मेचर रिएक्शन इन पर। ठीक है ना? आपको इस तरीके से समझना है कि जो आर्मेचर रिएक्शन है वो किस तरीके का प्रभाव डाल रहा है मोटर और अल्टरनेटर के ऊपर। अगर शुद्ध प्रेरक तो लोड है, प्योर इंडक्टिव लोड है, तो अल्टरनेटर के अंदर डीमैग्नेटाइजिंग होगा। इसको याद रखना ना, बिल्कुल आसान है। देखिए शुद्ध प्रतिरोधी में तो आपको याद रह जाएगा, दोनों के अंदर क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा। क्या होगा? दोनों के अंदर क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा। अब आपको केवल एक चीज का ध्यान रखना है। देखिए बताता हूं आपको क्या याद रखना है। आपको ध्यान ये रखना है, जब शुद्ध प्रेरक तो लोड होगा ना, प्योर इंडक्टिव लोड होगा, तब अल्टरनेटर ना डीमैग्नेटाइजिंग की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह? डीमैग्नेटाइजिंग की तरह कार्य करतेगा। बस इसी चीज को याद रखना और किसी चीज को याद ही नहीं रखना आपको। अब कैसे? देखिए जब अल्टरनेटर डीमैग्नेटाइजिंग है तो मोटर मैग्नेटाइजिंग होगी, उसको उल्टा कर दे। और उसी तरीके से अगर आपको ये याद है कि इंडक्टिव में डीमैग्नेटाइजिंग होगी तो कैपेसिटिव में मैग्नेटाइजिंग होगा अल्टरनेटर, और मोटर उसमें क्या थी? मैग्नेटाइजिंग, तो इसमें डीमैग्नेटाइजिंग होगा। इस तरीके से केवल आपको ना ये याद रखना है, केवल एक ही पॉइंट, उससे आपको ये चारों पॉइंट याद हो जाएंगे। अब अगर आरएल लोड है, रजिस्टिव लोड भी है, उसके अंदर इंडक्टिव लोड भी है, तो मोटर किस तरीके से कार्य करती है? पश्चगामी की तरह। मशीन किस तरीके से कार्य करेगी? लो पावर फैक्टर के उसमें लैगिंग पावर फैक्टर पर कार्य करेगी। उस कंडीशन में क्या हुआ? आंशिक चुंबकीय विक्षोभ। चुंबकीय विक्षोभ को क्या कहेंगे? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। देखिए अब इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद भी रखना आसान चीज है। देखिए शुद्ध प्रतिरोध में क्या था? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, तो उसका कुछ प्रभाव, आरएल लोड है तो कुछ प्रभाव तो आएगा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग का, बिल्कुल आएगा कुछ ना कुछ प्रभाव, क्योंकि इसके अंदर रजिस्टिव लोड आ गया। अब यहां पर देखिए अल्टरनेटर के अंदर इंडक्टिव में क्या है? डीमैग्नेटाइजिंग, तो आंशिक विचुंबकित आ गया यहां पर, यानी कि शुद्ध प्रेरक का कुछ हिस्सा यहां पर भी तो आएगा, क्योंकि यहां पर भी इंडक्टिव लोड है। अब अगर आपको ये चीज याद है तो इसमें देखिए मोटर में क्या होगा? आंशिक विक्षोभ तो उसके अंदर भी होगा, आंशिक विक्षोभ तो उसके अंदर भी होगा, क्योंकि उसके अंदर भी तो रजिस्टिव लोड है। अब आंशिक चुंबकित, क्योंकि यहाँ पर इंडक्टिव लोड है, इंडक्टिव में तो मैग्नेटाइजिंग था, चुंबकीय था, तो आंशिक चुंबकित भी होगी वो। अब आरसी लोड भी उसी तरीके से याद रख सकते हैं, आंशिक चुंबकीय विक्षोभ तो होगा ही, क्योंकि रजिस्टिव लोड आ गया। अब कैपेसिटिव लोड में अल्टरनेटर किस तरीके से कार्य कर रहा था? चुंबकित की तरह, तो आंशिक चुंबकित हो जाएगा। अब मोटर में देख लिए आंशिक चुंबकीय विक्षोभ तो होगा ही, क्योंकि रजिस्टिव लोड है, और आंशिक विचुंबकित क्यों होगा? क्योंकि कैपेसिटिव के केस में मोटर जो है डीमैग्नेटाइजिंग की तरह कार्य करती थी, तो यहाँ पर आंशिक डीमैग्नेटाइजिंग भी होगा। तो इस टेबल को जो है याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर जो आप नोट्स बना रहे हो उसके अंदर इसको लिख सकते हो। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए, अब जो सिंक्रोनस मोटर होती है ना, इसमें मोटर कब तो ओवर एक्साइटेशन के साथ कार्य करेगी, कब लो एक्साइटेशन, अंडर एक्साइटेशन की तरह कार्य करेगी, तो उस चीज का कैसे पता करेंगे? तो इसमें ना एक कर्व बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? एक कर्व बनाई जाती है जिसे हम वी कर्व कहते हैं।
क्या कहते हैं, वी कर्व बना कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सेंटर के एग्जाम में तो पता नहीं कितनी बार इस टॉपिक से सवाल आ चुके हैं, और हरियाणा में भी आने के पूरे चांस रहते हैं। देखिए वी कर्व ना किस किस के बीच में, देखिए पहले तो ये देखें कैसे बनाते हैं, तो इस तरीके से बनाते हैं, और ये बनाया जाता है आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में। ये जो कर्व बनाई जाती है ना, ये आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में बनाई जाती है। देखिए मान लेते हैं यहां पर यूनिटी पावर फैक्टर है, यहां पर क्या है, ये है यूनिटी पावर फैक्टर है, ठीक है, बीच में। अब जो वी कर्व क्या है, वी कर्व क्यों कहा, क्योंकि इसका जो आकार है ना वो वी की तरह दिखता है, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। जो ये यूनिटी है, यहां पर क्या है, ये है यूनिटी, ये है यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर से पहले कौन सा होगा, लैगिंग पावर फैक्टर, लैगिंग। और जो ये वाला हिस्सा है ये किसको दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है लीडिंग पावर फैक्टर को। किसको दर्शा रहा है, लीडिंग पावर फैक्टर को। अब इसमें समझने वाला क्या है कि जब भी हम यूनिटी पावर फैक्टर से पहले अगर हम फील्ड करंट को बढ़ाते हैं, क्या कहा मैंने, अगर हम यूनिटी पावर फैक्टर से पहले फील्ड करंट को बढ़ाते हैं तो मोटर क्या है, लैगिंग पावर फैक्टर के साथ कार्य करेगी। और लैगिंग पावर फैक्टर में आपको पता है मोटर एक अंडर एक्साइटेड की तरह कार्य करती है। किसकी तरह, अंडर एक्साइटेड की तरह कार्य करेगी। अब यूनिटी पावर फैक्टर के बाद अगर हम फील्ड करंट को बढ़ाते हैं, किसको, फील्ड करंट को बढ़ाते हैं, तब क्या होता है, तब मोटर ओवर एक्साइटेड की तरह कार्य करती है, ओवर एक्साइटेड की तरह। ये है वी कर्व। वी कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल पता है क्या पूछे जाते हैं कि जो वी कर्व है वो किस किस के बीच में बनाया जाता है, किन दो राशियों के बीच बनाया जाता है, फील्ड करंट और आर्मेचर करंट। इस चीज को याद रखना आपको। अगर हम यूनिटी पावर फैक्टर से पहले अगर फील्ड करंट को बढ़ाते हैं तो मोटर लैगिंग पावर फैक्टर पर कार्य करेगी और अंडर एक्साइटेड अवस्था कहलाती है वो मोटर की। इतना आपको समझ आ गया। और अगर यूनिटी पावर फैक्टर के बाद हम फील्ड करंट को बढ़ाते हैं तब मोटर लीडिंग पावर फैक्टर पर कार्य करती है, और वो कंडीशन मोटर की ओवर एक्साइटेड कंडीशन कहलाती है, यानी कि अति उत्तेजित अवस्था कहलाती है। ये है वी कर्व इसका, ठीक है। अब इसमें ना एक कर्व और बनता है जिसे हम कहते हैं उल्टा वी वक्र, उल्टा वी वक्र। ये किसके बीच में बनाया जाता है, उल्टा वी वक्र ये बनाया जाता है फील्ड करंट और पावर फैक्टर के बीच में। किसके बीच में, फील्ड करंट और पावर फैक्टर के बीच में ये बनाया जाता है। देखिए यहां पर हो गया यूनिटी पावर फैक्टर, और ये बनेगा उल्टे वी की तरह, उल्टे वी की तरह बनता है ये, ठीक है। यहां पर इसमें भी यही है कंडीशन, यहां पर होगा लैगिंग पावर फैक्टर, यहां पर होगा लीडिंग पावर फैक्टर। ये होता उल्टा वी वक्र। इंपॉर्टेंट ज्यादा ये है वी कर्व, वी कर्व जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको क्या याद रखना है, उल्टा वी वक्र में केवल ये ध्यान रखना है कि जो उल्टा वी वक्र है ना, इन्वर्टेड वी कर्व, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड वी कर्व, वो किस किस के बीच में बनाया जाता है, पावर फैक्टर यानी कि कोस फाई के और फील्ड करंट के बीच में बनाया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो वी कर्व होता है, इसको समझना भी इंपॉर्टेंट है। और जो इसे सवाल आएंगे वो ज्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, आसान ही होते हैं जो मैंने बताया। इसको आपको ध्यान रखना है, कब ये ओवर एक्साइटेशन के तरह कार्य करेगी और कब ये अंडर एक्साइटेशन में कार्य करेगी, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब आगे समझते हैं सिंक्रोनस कंडेंसर को। सिंक्रोनस कंडेंसर क्या होता है, देखिए जो सिंक्रोनस मोटर है ना उसको हम दो तरीकों से यूज कर सकते हैं। एक तो हम इसे मोटर की तरह यूज कर सकते हैं, यानी कि एक तो हम इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देकर मैकेनिकल एनर्जी की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एक हम इसे पावर फैक्टर सुधार के साथ भी कार्य कर सकते हैं, यानी कि इस मोटर से हम पावर फैक्टर को भी सुधार सकते हैं। इसलिए इस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर कहा जाता है। जब हम इसे पावर फैक्टर सुधारने के लिए प्रयोग करेंगे ना
उस समय हम इस मोटर को हम कहेंगे सिंक्रोनस कंडेंसर। क्या कहेंगे? सिंक्रोनस कंडेंसर। अब ये पावर फैक्टर को कैसे कब सुधारती है? जब ये मोटर ओवर एक्साइटेड और नो लोड पर चलती है। कब? जब ये मोटर नो लोड ओवर एक्साइटेड पर कार्य करती है ना। क्या? नो लोड और एक्साइटेड जब हम इसे करते हैं, जब हम इस पर कोई लोड नहीं डालते हैं और मोटर को ओवर एक्साइटेड करते हैं, तब ये मोटर पावर फैक्टर सुधारने के लिए काम ली जाती है। ये सवाल क्या पता कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है। ये सवाल न जाने कितनी बार जो है एग्जाम में आया हुआ है। एग्जाम में पूछा जाता है कि एक सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह किस तरीके से यूज कर सकते हैं, तो वहां पर ऑप्शन हमेशा यही आता है कि नो लोड और ओवर एक्साइटेड के साथ। जब हम मोटर को नो लोड पर चलाते हैं और उसके ओवर एक्साइट करते हैं, तब हम उसे पावर फैक्टर सुधारने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए सिंक्रोनस मोटर का हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देकर, मैकेनिकल एनर्जी देकर, और पावर फैक्टर सुधार कर। दो तरीके से हम मोटर को प्रयोग कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सिंक्रोनस मोटर को नो लोड और ओवर एक्साइटेड, बिल्कुल सेम सवाल आने की संभावना है, बिल्कुल सेम सवाल आने के पूरे चांस है एग्जाम में। अब आगे चलते हैं मेथड ऑफ स्टार्टिंग सिंक्रोनस मोटर, यानी कि मोटर को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन सी विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले है पोनी मोटर के द्वारा। किसके द्वारा? पोनी मोटर। एक मोटर होती है जिसे हम पोनी मोटर कहते हैं। क्या नाम होता है? पोनी मोटर। और इस मोटर की जो गति होती है ना, वो सिंक्रोनस मोटर से भी अधिक होती है। सिंक्रोनस मोटर से भी अधिक गति इस मोटर की होती है, क्योंकि जो सिंक्रोनस मोटर में जितने पोल रखे जाते हैं ना, मान लीजिए अगर सिंक्रोनस मोटर में 6 पोल का इस्तेमाल किया गया है, तो इस मोटर के अंदर, पोनी मोटर के अंदर 4 पोल का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि इसकी गति को उच्च रखा जा सके सिंक्रोनस मोटर से। ठीक है। अब इसके क्या है, इसे सीधा शाफ्ट पर लगा दिया जाता है। ठीक है। इसको केवल मोटर को स्टार्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका केवल मोटर को, तुल्यकालिक मोटर को स्टार्ट करने के लिए, प्रारंभन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और जो पोनी मोटर है, इसकी जो गति है, उसको गति को निकालने के लिए टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसी भी मोटर की अगर हमें गति निकालनी है ना, तो टैकोमीटर का प्रयोग करेंगे। किसका? टैकोमीटर का। याद रखना, टैकोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? मोटर की घूर्णन गति का पता लगाने के लिए, घूर्णन गति का पता लगाने के लिए। सिंक्रोनस मोटर का जो है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के द्वारा भी हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं। किसके द्वारा? एक तो पोनी मोटर हो गया, एक होता है सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का भी हम प्रयोग कर सकते हैं प्राइम मूवर की तरह। किसकी तरह? प्राइम मूवर की तरह हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। एक होता है डैम्पर वाइंडिंग। मोटर को स्टार्ट करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है। किसका? डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। डैम्पर वाइंडिंग की कहाँ जाती है? देखिए, मान लीजिए ये पोल है, ये पोल का उभरा हुआ भाग है। ठीक है, एक मिनट। देखिए, ये पोल है, ये नीचे ये रोटर का पोल हो गया। अब यहां पर तो हम फील्ड वाइंडिंग कर देंगे। यहां पर कौन सी वाइंडिंग की जाती है? यहां पर तो फील्ड वाइंडिंग की जाती है। अब यहां पर क्या है, यहां पर भी स्लॉट्स बना दिए जाते हैं। यहां पर भी स्लॉट्स बना दिए जाते हैं और इन स्लॉटों के अंदर ना कॉपर की वाइंडिंग की जाती है। कॉपर की शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग। कोई सप्लाई नहीं दी जाती उसे, इस वाइंडिंग को कोई सप्लाई नहीं दी जाती है। इसके अंदर जो हम वाइंडिंग करेंगे ना, उसको शॉर्ट सर्किट करके रखेंगे और कॉपर की इसकी की जाती है। किसकी? कॉपर की वाइंडिंग की जाती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं डैम्पर वाइंडिंग। ये डैम्पर वाइंडिंग क्या है? मोटर को स्टार्ट करने में हेल्प करती है। और जब मोटर चल जाती है, जब मोटर सही तरीके से चलने लग जाती है, तो ये जो इसका स्टार्टिंग करने का कार्य है वो खत्म हो जाता है। केवल ये डैम्पर वाइंडिंग स्टार्ट करने के लिए प्रयोग की जाती है।
ठीक है, मोटर को स्टार्ट करने के लिए। और जब मोटर चालू हो जाती है तो ये अपना कार्य बंद कर देती है, और ये कॉपर के शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग होती है। ठीक है ना। अब जो डैम्पर वाइंडिंग है ना, डैम्पर वाइंडिंग का एक और यूज होता है मोटर के अंदर। किसको? एक सिंक्रोनस मोटर के अंदर एक दोष होता है, एक फॉल्ट होता है, जिसे हम कहते हैं हंटिंग फॉल्ट। हंटिंग फॉल्ट या फिर दोलन, जिसे हम कह सकते हैं कंपन, रोटर का कंपन करना, हम उसे कह सकते हैं रोटर को का कंपन करना। उस दोष को क्या कहते हैं? हंटिंग दोष। देखिए, जब हम 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़े थे उसके अंदर हमने कौन कौन से दोष पढ़े थे? कोगिंग का, क्राउलिंग का। उसी तरीके से एक सिंक्रोनस मोटर के अंदर भी फॉल्ट होता है, जिसे हम कहते हैं हंटिंग दोष। हंटिंग दोष। और इसको ठीक करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है, हरियाणा में तो मैंने नहीं देखा, लेकिन सेंटर के एग्जाम में ये सवाल बहुत बार आ चुका है। सेंटर के कोई भी डिपार्टमेंट का एग्जाम ले लो, उसमें ये सवाल पूछा ही जाता है कि सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग वाइंडिंग को खत्म करने के लिए कौन सी वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है? तो हमेशा याद रखना, डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है हंटिंग को दूर करने के लिए। ठीक है। और जो हंटिंग का फॉल्ट होता है ना, जो हंटिंग का फॉल्ट होता है, इसे एक नाम और दिया गया है, इसे कहते हैं फेज स्विंगिंग। फेज स्विंगिंग दोष भी इसे कहते हैं। ये दोष होता क्या है? ये रोटर के कंपन होता है। क्या होता है? रोटर का कंपन करना। रोटर का कंपन करना ही जो है हंटिंग दोष कहलाता है। और ये किसके कारण होता है? देखिए, जब लोड में बहुत जल्दी से परिवर्तन होता है, जब हम अचानक भार में परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है, क्षेत्र धारा को अचानक बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं, यानी कि जो एक्साइटेशन है उसकी, ठीक है, और जो लोड है उसका टॉर्क बढ़ने से, लोड का जो टॉर्क है उसके परिवर्तन से भी ये फॉल्ट होता है। ठीक है ना। रोटर में क्या है? विद्युत वाहक बल के ना फेज कोण परिवर्तन की प्रतिक्रिया के कारण ये रोटर कंपन करने लगता है, जिसे हम हंटिंग दोष कहते हैं। तो इस हंटिंग दोष को खत्म कैसे किया जा सकता है? हंटिंग दोष को डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल करके खत्म किया जा सकता है। ठीक है। देखिए, पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा कम कर देता है। जो डैम्पिंग वाइंडिंग होती है ये पूरी तरीके से तो नहीं कर पाती है, लेकिन फिर भी बहुत अधिक प्रभाव डाल देती है डैम्पर वाइंडिंग। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब ना इस मोटर के ना कुछ लाभ देख लेते हैं। देखिए, कुछ लाभ होते हैं जो सिंक्रोनस मोटर होती है, इसके लाभ क्या होते हैं? ये मोटर ना तीनों पावर फैक्टर पर कार्य कर सकती है। ये है मेन। तो जो ये इस मोटर का सबसे बड़े अच्छा यूज क्या है? ये यूनिटी पावर फैक्टर पर भी कार्य कर सकती है, ये लैगिंग पर भी कार्य कर सकती है, और ये लीडिंग पावर फैक्टर पर भी कार्य कर सकती है। ये इसका सबसे बड़ा यूज होता है। और जो इसकी स्पीड है ना, जो स्पीड है वो तो कांस्टेंट ही रहती है, बस वो केवल सिंक्रोनस स्पीड रहती है। इसलिए इसकी जो स्पीड है वो लोड पर निर्भर नहीं करती, यानी कि लोड कितना ही डाल दो या कम कर लो, स्पीड उतनी ही रहती है जितनी स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की गति होती है। ठीक है। और जो स्टार्टिंग में जो थोड़ा बहुत लो वोल्टेज को भी सहन कर लेती है, ये मोटर ना शुरुआत में लो वोल्टेज को भी सहन कर लेती है। इसकी सबसे बड़ी हानि क्या है कि इसकी गति को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अगर गति का एक लाभ है ना, तो गति का एक हानि भी है। अगर गति लोड के साथ नहीं घट रही है तो वो लाभ है, लेकिन ये हानि भी है। अगर हम उसकी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे ना, तो वो एक हानि भी होती है। इसकी जो गति होती है ना वो हमेशा नियत रहती है, और इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है ना मोटर का वो 0 होने के कारण इसका सबसे बड़ा लॉस माना जाता है। क्या माना जाता है लॉस इसका? कि जो इसका स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो 0 होता है, और इसको डबल एक्साइटेड करना पड़ता है। इसको डबल एक्साइट करना पड़ता है, ये भी इसका लॉस होता है। और इसके अंदर एक हंटिंग दोष होता है, जिसे दूर करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है। अब प्रेरण मोटर में और तुल्यकालिक मोटर में क्या अंतर होता है? देखिए, जो तुल्यकालिक मोटर है ना, इसकी गति को हम घटा या बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, ये भार पर निर्भर नहीं करती। लेकिन जो प्रेरण मोटर होती है ना, इंडक्शन मोटर, उसकी जो गति है वो लोड पर निर्भर करती है। और तुल्यकालिक मोटर तीनों पावर फैक्टर पर कार्य करती है, लेकिन जो इंडक्शन मोटर होती है वो केवल लैगिंग पावर फैक्टर पर कार्य करती है। किस पर? केवल लैगिंग पावर फैक्टर पर कार्य करती है। और सिंक्रोनस मोटर का इस्तेमाल 2 तरीकों से किया जा सकता है, पावर फैक्टर सुधारने के लिए और एक मोटर के लिए, मोटर की तरह। लेकिन जो इंडक्शन मोटर है केवल उसका प्रयोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में
बदलने के लिए ही किया जा सकता है, उससे हम पावर फैक्टर को नहीं सुधार सकते। और जो तुल्यकालिक मोटर है ये सेल्फ स्टार्टेड नहीं होती है, सेल्फ स्टार्टेड नहीं होती है क्योंकि इसको अलग से एक्साइट किया जाता है। और जो इंडक्शन मोटर होती है वो सेल्फ एक्साइटेड होती है। देखिए, जो एक सबसे मेन पॉइंट आपको बताता हूं, अगर एग्जाम में ये सवाल आ जाए कि कौन सी जो मोटर है वो सेल्फ एक्साइटेड मोटर नहीं होती, कौन सी, अगर एग्जाम में सवाल आ जाए कि कौन सी मोटर जो है सेल्फ एक्साइटेड मोटर नहीं होती, और एग्जाम में जो है ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में आ जाए सिंक्रोनस मोटर और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। देखिए एग्जाम में क्या पूछा गया है, एग्जाम में पूछ लिया कि कौन सी मोटर जो है सेल्फ एक्साइटेड मोटर नहीं होती है। वैसे तो ये दोनों ऑप्शन जो है एग्जाम में आने बहुत ही मुश्किल है, दोनों ऑप्शन साथ में एक साथ आ जाए ये बहुत कम चांस होते हैं, लेकिन अगर फिर भी आ जाए ना तो आपको हमेशा सिंक्रोनस मोटर पर को चूज करना है। किसको? सिंक्रोनस मोटर वाले ऑप्शन को चूज करना आपको, ना कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर वाले को। वैसे तो जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो भी सेल्फ एक्साइटेड नहीं होती है, लेकिन अगर एग्जाम में दोनों ऑप्शन आ जाए ना, उस कंडीशन की बात बता रहा हूं आपको, तो हमेशा आपको सिंक्रोनस मोटर पर को चूज करना है। और वैसे तो ये मैंने आपको बताया दोनों आने बहुत ही मुश्किल होते हैं, ठीक है। और जो सिंक्रोनस मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो 0 होता है, और जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है उसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है, यानी कि उच्च होता है। उस दोष दोनों में होते हैं, उसके अंदर, इसके अंदर तो हंटिंग दोष हो गया, सिंक्रोनस मोटर के अंदर कौन सा? हंटिंग दोष हो गया, और उसके अंदर कौन सा? कोगिंग और क्राउलिंग। कोगिंग और क्राउलिंग दोनों के बारे में क्लास में बता चुका हूं, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है 3 फेज इंडक्शन मोटर वाली क्लास, अगर आपने एक भी नहीं देखी ना तो पहले आप उनको भी देख लीजिए, ताकि आपको वो भी समझ आ जाए, क्योंकि वो चैप्टर भी इंपॉर्टेंट होता रहता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ना हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। जितने भी मेन पॉइंट थे, जो जो मेन चीज थी मैंने आपको इस चैप्टर में बता दी है। एक दो चीज और रहती है वो बता देता हूं। तुल्यकालिक प्रतिघात को निकालने के लिए, किसको? तुल्यकालिक, एक वर्ड होता है तुल्यकालिक प्रतिघात, ठीक है। इसको निकालने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? पोइटियर की विधि का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है, वो चीज मैंने आपको बताई है कि जो तुल्यकालिक प्रतिघात है उसको कैसे खोजा जा सकता है, उसको पोइटियर की विधि के द्वारा खोजा जा सकता है। किसके द्वारा? पोइटियर के। और सिंक्रोनस जो प्रतिघात है ना, जो रिएक्टेंस है, जो सिंक्रोनस प्रतिघात है, इसको क्या कहते हैं? V मिनिमम बटा में I मैक्सिमम। और जो तुल्यकालिक प्रतिघात है ना, ये काल्पनिक प्रतिघात होता है। क्या कहा मैंने? देखिए ये जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूं ना, ये आपको ऐसे कैसे याद रखने हैं। जो तुल्यकालिक प्रतिघात है, जो सिंक्रोनस रिएक्टेंस होता है, ये एक काल्पनिक प्रतिघात होता है। क्या होता है? काल्पनिक प्रतिघात होता है, और ये पोइटियर की विधि के द्वारा इसकी खोज की जा सकती है। इसको खोजने के लिए क्या है? पोइटियर की विधि का इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये होता है क्या है? V मिनिमम बटा में I मैक्सिमम, V मिनिमम बटा में I मैक्सिमम। और अगर हम सिंक्रोनस मोटर की जो फील्ड वाइंडिंग है ना, सिंक्रोनस मोटर की फील्ड वाइंडिंग को अगर हम शॉर्ट सर्किट कर दे, क्या कहा मैंने? अगर सिंक्रोनस मोटर की जो रोटर पर फील्ड वाइंडिंग की गई है उसको अगर हम शॉर्ट सर्किट कर दे तो ये एक 3 फेज इंडक्शन मोटर की तरह कार्य करेगी। क्या कहा मैंने? अगर फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट कर दें तो ये मोटर क्या है? 3 फेज इंडक्शन मोटर की तरह कार्य करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है दोस्तों। यहां पर होता है अपना सिंक्रोनस मोटर वाला चैप्टर कंप्लीट। पहले ही आपको बताया था कि ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, एक ही क्लास में कंप्लीट कर देंगे। 2 दिन की अपनी छुट्टी हो गई, माफ़ी चाहता हूँ, मेरे को थोड़ा टाइम नहीं लग रहा है क्लास बनाने का, थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है, लेकिन कोशिश करूँगा जितना हो सके उतना हम कंटिन्यू बने रहे इस सीरीज में, ठीक है ना। बीच में इस सीरीज को ख़त्म नहीं करेंगे, जो है इस सीरीज को हम पूरा करके रहेंगे। जो थ्योरी क्लासेस हमने स्टार्ट की है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी इस यूट्यूब चैनल पर,
वो हम कंप्लीट करके रहेंगे। ठीक है, 1-2 दिन के बीच में छुट्टी लग सकती है, उसको हम क्या होता है जब ड्यूटी पे जाते हैं ना दोस्तों, तो थोड़ा टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ड्यूटी को, और इन क्लास बनाने को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल रहता है, इसलिए बीच में कभी कभी छुट्टी लगती रहती है। लेकिन इस जो ये हमने जो सीरीज स्टार्ट की हुई है, इस सीरीज को बीच में नहीं छोड़ा जाएगा जब तक आपका एग्जाम हो जाएगा, जब तक हम इस सीरीज को कंप्लीट करके अपनी अच्छी तैयारी भी कर लेंगे। यानी कि सीरीज को ख़त्म करने के बाद, थ्योरी पढ़ने के बाद हम जो एमसीक्यू करेंगे ना, उनकी भी हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी तब तक, जब तक हमारा एग्ज़ाम आएगा। ठीक है ना। अभी 2 दिन की हमारी छुट्टी लगी है, अब आगे त्यौहार हैं, तो फिर भी हम कोशिश करेंगे जो रेगुलर क्लास लेके आने की। ठीक है, आप बस इस सीरीज में बने रहिए। शुरू जो हम लगातार वीडियो बना रहे हैं, एक सीरीज में इन्हें आप पढ़ते रहिए। जो हम जिस हिसाब से वीडियो बना रहे हैं, जिस हिसाब से हम क्लासेस बना रहे हैं, उसी हिसाब से आप पढ़ते रहिए, उसी सीरीज में पढ़ते रहिए। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो है मशीन वाला, जो विद्युत चुंबकीय जो मशीनें होती हैं, सभी मशीनों के बारे में ना हमने पढ़ लिया है। देखिए, सबसे पहले 1 मिनट, हमने किसके बारे में पढ़ा था? सबसे पहले हमने मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? मैग्नेटिज्म के बारे में, जिसके अंदर हमने सभी लॉज के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है, ट्रांसफार्मर के बारे में हमने पढ़ लिया, अल्टरनेटर के बारे में हमने पढ़ लिया, डीसी मशीन के बारे में हमने पढ़ लिया, चाहे वो डीसी मोटर हो, चाहे वो डीसी जनरेटर हो। उसके बाद हमने सिंगल फेज मोटर के बारे में पढ़ लिया, 3 फेज मोटर के बारे में पढ़ लिया, और सिंक्रोनस मोटर के बारे में पढ़ लिया। यानी कि जितने भी चैप्टर थे ना मैग्नेटिज्म से रिलेटेड, चुंबकीय से रिलेटेड, वो सभी हमने कंप्लीट कर लिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता ना इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का, वो यही पार्ट रहता है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट, और यही हमने कंप्लीट कर लिया है। ये मान लीजिए आधा सिलेबस अपना खत्म हो चुका है। अब जो हम ना आगे जो पढ़ेंगे वो सेल एंड बैटरी वाला चैप्टर कर लेंगे कल से हम स्टार्ट। कौन सा? सेल एंड बैटरी वाला चैप्टर हम कल से स्टार्ट कर देंगे। वो भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में ना सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, वो पता है कौन सा होता है? वो होता है भाई मेजरमेंट वाला। मेजरमेंट, इससे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है पूरी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में नहीं है। मेजरमेंट वाला, मेजरमेंट वाला, उससे ना अब की बार कम से कम 9 से 10 सवाल आए हुए थे। कितने? 9 से 10 सवाल जो है एग्जाम में पूछे गए थे। जब हम मेजरमेंट वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, उससे पहले मैं वो सभी क्वेश्चन लेके आऊंगा जो अब की बार हरियाणा एलएमएस में पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में करते हैं इतना ही। कल से हम स्टार्ट कर देंगे सेल एंड बैटरी वाला चैप्टर। मिलते हैं कल वाली क्लास में।